हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 14 रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसी भी संस्था में कैश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना कैश के किसी भी व्यावसायिक संस्थान की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अपना दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए, अपने प्रोडक्शन वर्क को चालू रखने के लिए कैश की आवश्यकता होती है। जब भी कोई प्रोडक्शन वर्क करना हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना होता है। तो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को उनका वेतन देने के लिए और भी दिन प्रतिदिन के छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस में रोकड़ की आवश्यकता होती है, कैश की आवश्यकता होती है। तो उन कैश कब, कहाँ, कितने कैश की व्यवसाय को ज़रूरत है और उसको पूरा करना कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पढ़ना है। इसके लिए हमको 3 तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पढ़ना रहेंगी इसमें। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में हम अलग अलग जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है वो पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कैश आउटफ्लो। इसके पहले मैंने आपको बताया था कैश इनफ्लो, किन किन सोर्सेज से संस्था को कैश मिलता है, कैश इनफ्लो होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि संस्था को किन साधनों से कैश आउटफ्लो होता है, मतलब कैश जाता है। सबसे पहला, नगद क्रय की दशा में रोकड़ी भुगतान। अगर नगद माल खरीदा जाता है तो सप्लायर्स को किया जाने वाला भुगतान वो नगद क्रय पर भुगतान की श्रेणी में आ जाता है। लेनदारों का व्यापारिक देय का रोकड़ी भुगतान, अगर कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जा रहा है तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा संचालन व्यय, संचालन में जैसे कि प्रशासन संबंधी व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये जब भी कैश पेमेंट किए जाते हैं, नगद में इनका भुगतान किया जाता है तो ये आउटफ्लो में आ जाते हैं। इसके अलावा विनियोगों के क्रय पर रोकड़ी भुगतान, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किए जाते हैं, मार्केट में जो परचेज और सेल वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके ट्रांजेक्शन के अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे जाते हैं तो वो आउटफ्लो में आ जाएंगे। इसके अलावा कैश परचेज ऑन फिक्स्ड असेट्स, अगर व्यवसाय के लिए कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदी गई है, किसी संपत्ति को खरीदा गया है, जैसे कि भवन खरीदा गया है, मशीनरी खरीदी गई है या कोई फर्नीचर खरीदा गया है, तो उसमें लगने वाला जो अमाउंट है वो आउटफ्लो कहलाएगा। इसके अलावा लोन इन एडवांस गिवन, ऋण तथा अग्रिम चुकाने पर नगद भुगतान। कोई भी लोन का पेमेंट किया गया है, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रखा था या कोई बैंक से लोन ले रखा था, तो उसका जब पेमेंट किया जाता है तो वो आउटफ्लो कहलाता है। इसके अलावा अगर लोन और एडवांस समता अंशों को पुनः खरीदने पर किया गया है, जैसे जब कंपनी अपने ही खुद के अंशों को मार्केट से वापस से खरीद लेती है तो उस पर उसको भुगतान करना पड़ता है, तो वो आउटफ्लो में हो जाएगा। इसके बाद पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर, पूर्वाधिकार अंशों का एक निश्चित समय के बाद कंपनी के द्वारा शोधन कर दिया जाता है। शोधन मतलब पुनर्भुगतान, रिडम्पशन कर दिया जाता है उसका। तो जब कंपनी के द्वारा उसका पुनर्भुगतान किया जाता है तो उसमें भी उसको रोकड़ के रूप में, कैश के रूप में अमाउंट देना होती है, तो वो आउटफ्लो कहलाएगा। इसके अलावा ऋण पत्रों के शोधन पर रोकड़ी भुगतान, जिस तरह से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है उसी तरह से एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। तो ऋण पत्रों के शोधन पर किया जाने वाला भुगतान आउटफ्लो, मतलब ऋण देने या अग्रिम देने पर रोकड़ी भुगतान, रिडम्पशन, जब भी किसी को ऋण दिया जाएगा या एडवांस दिया जाएगा और उसके लिए कोई भुगतान किया जाएगा तो वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो, मतलब कैश का जाना, है ना। अंतर्वाह मतलब कैश आना और बहिर्वाह मतलब कैश को बाहर जाना।
मतलब व्यवसाय से कैश बाहर जाना। तो सीधी सीधी भाषा में आप उसको इनफ्लो और आउटफ्लो से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद अब देखो कैश फ्लो के लिए कुछ जो विशेष टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ विशेष शब्द हैं जो आपको आगे बार बार पढ़ने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला है कैश। अब कैश में हम किन किन आइटम्स को लेंगे? कैश में हम सबसे पहले तो कैश इन हैंड को ले लेंगे। कैश इन हैंड के बाद बैंक में जितना भी अमाउंट जमा है, बैंक बैलेंस, वो इसमें आ जाएगा। और बैंक में जो भी डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, वो भी इसमें आ जाएंगी। मतलब रोकड़ का आशय क्या रहेगा? कैश इन हैंड, और बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो कैश के अंतर्गत माने जाएंगे। इसके अलावा रोकड़ तुल्य। रोकड़ तुल्य का मतलब है रोकड़ के बराबर। ऐसी मदें जिनको रोकड़ के बराबर माना जाता है। ये माना जाता है कि कैश और वो जो है वो दोनों कैश के बराबर हैं। जैसे कि विनियोग, ऐसे विनियोग जो बाजार में तुरंत बेचकर कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिसको रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। रोकड़ तुल्य से आशय अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी संस्था को ज़रूरत पड़ती है रोकड़ की तो वो उन विनियोगों को मार्केट में बेचकर उसको तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर सके, तो वो कहलाते हैं रोकड़ तुल्य, कैश या कैश इक्विवेलेंट। रोकड़ प्रवाह, उपक्रम में रोकड़ और रोकड़ तुल्यों का आना जाना रोकड़ प्रवाह कहलाता है। कैश आना और कैश जाना, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, ये कहलाता है रोकड़ प्रवाह। परिचालन क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। परिचालन क्रियाएं किसी उपक्रम की प्रमुख आय सृजन करने वाली क्रियाएं होती हैं। आय सृजन करने वाली क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके संचालन से संस्था को इनकम होती है, वो संचालन संबंधी क्रियाएं कहलाती हैं। विनियोजन क्रियाएं मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो विनियोजन क्रियाओं में दीर्घकाल या स्थायी संपत्तियों को खरीदने या बेचने से संबंधित होती है, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर। जब इनको खरीदा या बेचा जाता है तो वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखना है, लेकिन इसमें आपको उन इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करना है जो हम कैश के इक्विवेलेंट मान चुके हैं, जो अत्यधिक लिक्विडिटी वाले हैं, जिनको तुरंत बाजार में बेचकर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल नहीं किए जाते। इसके अलावा वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाएं वे होती हैं जिनसे स्वामी की पूंजी और उपक्रम के उधारों के आकार और संरचना में परिवर्तन आते हैं। अर्थात इसमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड जितनी भी इनफ्लो और आउटफ्लो हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। शेयर्स के ऊपर दिया गया डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है। तो ये थी बिजनेस की कुछ कैश फ्लो की कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें आगे जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो इसमें जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके आगे जब भी थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको बार बार पढ़ने में आएंगी। तो इसलिए इसका मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, रोकड़ और रोकड़ तुल्य में क्या अंतर है। रोकड़ में कैश और बैंक को लिखा जाता है, जबकि रोकड़ तुल्य में मतलब कैश इक्विवेलेंट में हम इन्वेस्टमेंट को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं जिनको तुरंत बेचकर कैश में कन्वर्ट किया जा सके। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस के संचालन संबंधित क्रियाएं जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में सहायक होती हैं, लाभ कमाने में सहायता करती हैं, वो संचालन संबंधी क्रियाओं में आती हैं। और जो स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं वो विनियोग संबंधी क्रियाओं में आती हैं। और जो कंपनी की अंश पूंजी और दायित्वों से संबंध रखती हैं, अंश पूंजी और व्यापार की जो उधार हैं, उनके जो लायबिलिटीज़ है लॉन्ग टर्म, उनसे संबंधित अगर हैं तो वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है। थैंक यू।